नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम राजवाड़ा से रेसिडेंसी में। अरविंद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। जी नमस्कार। अरविंद जी, बड़ी सनसनीखेज खबर लिखी है आपने। सबसे पहली जो लिखी वो ये लिखी है कि कमलनाथ बहुत जबरदस्त रूप से कॉन्फिडेंट है। और वो तो ये कहते हैं कि आने वाले इस विधानसभा के चुनाव में 4 सीटें बीजेपी कौन सी जीतने जा रही है, बताएं। बिल्कुल आपने सही कहा और कॉलम में भी मैंने इंगित किया कि जबरदस्त कॉन्फिडेंस है कमलनाथ में। और वो मतलब कह रहे हैं कि मैं आपसे सतही बात नहीं कर रहा हूँ। पिछले दिनों मेरी उनसे मुलाकात जब हुई थी तो उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम फिर सरकार में आ रहे हैं। मैं तो उनसे दावे से कह रहा हूँ कि बताया तो सही कि कौन सी 4 सीट वो जीत रहे हैं। और कमलनाथ जो है कागजों पे मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। पिछले चुनाव में भी मैंने देखा कि सर्वे अलग अलग स्तर पे करवाते हैं और उनके सर्वे काफी हद तक बहुत ऑथेंटिक भी रहते हैं। और इस बार जिस आत्मविश्वास के साथ से भरपूर है कमलनाथ, और जो भी मीटिंग वो पार्टी वर्कर्स की ले रहे हैं उसमें उत्साह से लबरेज रहते हैं। और कार्यकर्ता मतलब वो बूथ लेवल का जो वर्किंग अपने कार्यकर्ताओं से करवा रहे हैं, अपनी टीम के माध्यम से करा रहे हैं। तो मुझे लगता है उनके कॉन्फिडेंस का कारण वो हो सकता है। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं कांग्रेस को छोड़ के, उनके प्रति भी कहीं ना कहीं कोई एक नाराजगी का भाव तो है। तो हो सकता है कि जो स्टडी कमलनाथ ने करी है उसमें ये भाव भी परिलक्षित हुआ हो। क्योंकि जब बात उठती है तो वो बोलते हैं कि बताए ना, बीजेपी मैं तो कह रहा हूँ कि हम वापस सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो कौन सी 4 सीटें जीत रही है मध्य प्रदेश में। दूसरा उनका ये भी आकलन है कि भाई कांग्रेस कहती है कि ग्वालियर चंबल संभाग के कारण सरकार बनी, तो क्या ग्वालियर चंबल संभाग में जितने नेता चुनाव जीते हैं वो क्या सब ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण ही जीते हैं? डॉक्टर गोविंद सिंह, केपी सिंह, लक्ष्मण सिंह, ऐसे कई नाम गिनाते हुए, दल सिंह कंसाना, ऐसे कई नाम गिनाते हुए कहते हैं कि भाई ये लोग जो है ये अपने बूते पे जीते हैं, कोई ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के बूते पे थोड़ी जीते। तो मतलब कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो कमलनाथ का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाए हुए है और जिसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश में फिर सत्ता में वापस आ रहा हूं। अब एक चीज ये भी हो सकती है इसमें एक फैक्टर की, क्योंकि वो लीडर है और लीडर का दायित्व रहता है कि अपनी टीम का उत्साह बढ़ा के रखे। जिस टीम के भरोसे उन्हें चुनाव लड़ना है उसके सामने उन्हें उत्साह से लबरेज रहना पड़ेगा। तो एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि कमलनाथ अपनी टीम का मॉरल बूस्ट करने और टीम दमखम से मैदान संभाले, इसलिए भी ये बात कर रहे हैं। लेकिन गजब का कॉन्फिडेंस है कमलनाथ में। कॉन्फिडेंस की बात तो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खेमे में भी हलचल लगती है आपको कि जिस तरह से बुरहानपुर की विधायक रही हो, खरगोन के जिले से निमाड़ से जो विधायक गए हों, ऐसे कुछ विधायकों को तोड़ फोड़ करके उन्होंने जो है शामिल करवाया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता का विषय रहा है, इसलिए सब हुआ। नहीं, निश्चित तौर पर चिंता का विषय तो है ही है। चिंता का विषय क्यों नहीं होना चाहिए, चिंता का विषय है ही है। और बीजेपी के लिए भी सरकार बचाना एक बड़ा मुद्दा है। और इस सरकार बचाने के लिए सब तरह की जोड़ तोड़ जो है वो बीजेपी भी कर रही है, उसमें कहीं बीजेपी पीछे नहीं है। अब बात करते हैं ग्वालियर में जो कार्यकर्ताओं का कांग्रेस से बीजेपी में आने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें प्रभात झा की उपस्थिति एक दर्शक की तरह थी, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे थे, ऐसा आपने लिखा है। नरोत्तम मिश्रा अपने गृह क्षेत्र में थे और अपने कार्यक्रमों में व्यस्त थे। मुख्यमंत्री के खास दावेदार माने जाते थे नरोत्तम मिश्रा। तो क्या कहते? देखिए, इन दिनों ग्वालियर चंबल संभाग में राजनीति बड़ी गरमाई हुई है। जी। शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले 2 दिन से वहां पे, आज तीसरा दिन है, और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाजपा ज्वाइन करवाई जा रही है। ऐसा दावा है भारतीय जनता पार्टी का कि इन 3 दिनों में 50,000 कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा ज्वाइन करेंगे। तो कांग्रेस भी इस मुद्दे पे बहुत आंदोलित है। जगह जगह कांग्रेस के नेता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि ग्वालियर चंबल संभाग के 2 बड़े नेता, प्रभात झा और नरोत्तम मिश्रा, वो जो है ऐसा लग रहा है कि बहुत या तो दूरी बना के चल रहे हैं या दूर कर दिए गए। प्रभात झा मौजूद है, लेकिन आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिन के सिनेरियो में कि उनकी कोई असरकारक उपस्थिति नहीं दिख रही। पता ऐसा कि नाम के लिए प्रभात झा वहां पे मौजूद है। दूसरा जो है नरोत्तम मिश्रा 21 तारीख से क्षेत्र के प्रवास पे हैं, लेकिन वो किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। वो अपने गृह नगर डबरा और विधानसभा क्षेत्र दतिया के अनेक कार्यक्रमों में इस दौर में शामिल हो रहे हैं। तो बड़ा चौंकाने वाला माना जा रहा है कि आखिर ये
ग्वालियर चंबल के जो दो बड़े नेता हैं, इन्हें या तो दूर रखा गया है या ये खुद दूरी बना के चल रहे हैं। बड़ी मतलब एक चर्चा का विषय है। आपने सांची सीट को लेकर भी एक विश्लेषण किया है, यहाँ कांग्रेस पशुपेश की स्थिति में है और भाजपा में भी दिक्कतें हैं, क्या कहते हैं इसमें? देखिए, सांची एक बड़ी महत्वपूर्ण सीट है और वैसे इस सीट पे ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा है, जनसंघ हो, जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन पिछले 20-25 साल, आप देखें 1985 से देखें तो ज्यादातर मौकों पर डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ही आमने सामने हुए हैं। अब प्रभुराम चौधरी भाजपा में आ गए कांग्रेस छोड़ के, तो कांग्रेस को वहां बड़ी दिक्कत इस रूप में आ रही है कि मतलब कांग्रेस पिछले 25-30 साल में वहां पूरी तरह प्रभुराम चौधरी पे आश्रित रही। कोई नया नेता वहां कांग्रेस का पनप ही नहीं पाया। अब जब चौधरी भाजपा में है, शेजवार और उनके बीच में ऑलरेडी भाजपा में आने के बाद एक टसल शुरू हुई, क्योंकि पिछली बार चौधरी ने शेजवार के बेटे मुदित शेजवार को चुनाव हराया था। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने मतलब बड़ी संकट की स्थिति है। सुखदेव पांसे पूर्व मंत्री जो वहां के प्रभारी हैं, वो पिछले दिनों किसी से भोपाल में कहते पाए गए कि भाई क्या करें, वहां तो कांग्रेस पूरी तरह चौधरी पे आश्रित थी, अब चौधरी भाजपा में चले गए तो हम वहां नया नेता कोई ढूंढ नहीं पा रहे, बड़ी समस्या है। या तो कोई बाहर का नेता ला के वहां चुनाव लड़वाया जाएगा या कोई स्थानीय ऐसा व्यक्ति। मतलब अभी की स्थिति में तो कांग्रेस को चौधरी को टक्कर देने वाला व्यक्ति ढूंढने में जो है बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राघवेंद्र सिंह तोमर के यहाँ छापे पड़े तो उसमें दो लोग बहुत खुश बताए जा रहे हैं, वो कौन है और क्या कारण है उसकी? देखिए, राघवेंद्र सिंह तोमर और उनसे जुड़े लोगों के यहाँ, फेथ बिल्डर्स के यहाँ, पिछले दिनों सीडीबीटी के निर्देशन पर आयकर विभाग ने एक छापे की कार्रवाई शुरू की और कहा जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियों का पता चल चुका है, करीब 1.5 करोड़ रुपए नगद मिल चुका है। एक बहुत बड़ी क्रिकेट एकेडमी राघवेंद्र तोमर ने भोपाल में विकसित की थी, वो भी बड़ी चर्चा में है। पीयूष गुप्ता, वो जो एक छोटा सा चूड़ी का व्यापारी है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो आखिर इतना पैसा उसके पास कहां से आ गया, तो बड़ी चर्चा है। अब जब ये चर्चा शुरू हुई तो तार इन दोनों के जुड़े बताए जाने लगे कि ये दोनों जो हैं हाल ही में सेवानिवृत्त हुए स्पेशल डीजी शैलेंद्र श्रीवास्तव, जो इंदौर के भी आईजी रहे, भोपाल के भी आईजी रहे, मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, उनके बड़े खासम खास है। मोहिंदर कंवर और केपी अग्निहोत्री, ये दो व्यक्ति हैं। मोहिंदर कंवर मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी हैं और जब शैलेंद्र श्रीवास्तव पावर में रहे तो मोहिंदर कंवर, ऐसा कहा जाता है कि उनके द्वारा काफी प्रताड़ित रहे। और केपी अग्निहोत्री परिवहन सेवा के अधिकारी हैं। जब शैलेंद्र श्रीवास्तव ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, 5 वर्ष की अवधि तक रहे। मध्य प्रदेश में बहुत कम लोगों को 5 साल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहने का मौका मिला, लेकिन उस अवधि में जब भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे उसमें कहा जाता है कि केपी अग्निहोत्री इनसे बड़े प्रताड़ित रहे। तो स्वाभाविक एक चक्र बनता है कि अगर शैलेंद्र श्रीवास्तव से जुड़े लोग आयकर के छापों की जद में आए हैं, तो जो लोग शैलेंद्र श्रीवास्तव के प्रताड़ित हैं उन्हें तो कम से कम बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि जो दिल्ली तक जो शिकायत पहुंची थी, प्रवर्तन निदेशालय तक, ईडी तक, उसमें भी कहीं ना कहीं उन लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी जो शैलेंद्र श्रीवास्तव से प्रताड़ित रहे। और उसमें इन दोनों अधिकारियों का भी नाम अलग अलग स्तर से सामने आ रहा है। एक बेनाम एक जो शिकायत पहुंची थी वो उत्तर प्रदेश के किसी गांव के बड़ी चर्चा है। मतलब इन सब की, इस घटनाक्रम के बीच में मोहिंदर कंवर और केपी अग्निहोत्री की बड़ी चर्चा है। ट्रांसपोर्ट विभाग की जब बात चल रही है तो गोविंद सिंह राजपूत जो वर्तमान परिवहन मंत्री, वे चाहते हैं कि जिस तरह पहले परिवहन मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह के रहते जब चलता था, वैसा ही सब कुछ चलना चाहिए, लेकिन कुछ अफसरों को उनकी ये बात पसंद नहीं आ रही है। देखिए, ट्रांसपोर्ट विभाग में सिस्टम, मतलब आप मेरा आशय समझ गए होंगे, ट्रांसपोर्ट विभाग का सिस्टम मतलब ये सीधा पैसे का मामला रहता है। ट्रांसपोर्ट विभाग में इसको सांकेतिक भाषा में कहा जाता है सिस्टम। तो जो भी मंत्री बनता है, जो भी परिवहन आयुक्त बनता है, जो भी अपर परिवहन आयुक्त बनता है, वो इस सिस्टम में उसको अपने आप को ढालना पड़ता है, ढल जाता है वो इस सिस्टम में। अब गोविंद राजपूत कमलनाथ के मुख्यमंत्री काल में भी परिवहन मंत्री थे, लेकिन उस दौर में उनकी चल नहीं पाई। असल में उस दौर में सारे सूत्र मुख्यमंत्री सचिवालय के कुछ लोगों के हाथ में थे और इसके कारण गोविंद राजपूत जैसा चाहते कर नहीं पाए। इसके पहले जब भूपेंद्र सिंह मंत्री थे तो परिवहन विभाग का जो पूरा सिस्टम है, मतलब परिवहन मुख्यालय, राज्य सरकार और भाजपा संगठन, इसको भूपेंद्र सिंह ऑपरेट करते थे। जब सरकार चली गई, कमलनाथ की सरकार बनी और कमलनाथ गए और शिवराज सिंह की सरकार बनी, उस दौर में चाहे शैलेंद्र श्रीवास्तव ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहे हो या मधु बाबू ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहे हो, उस दौर में जो है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के हाथ में सारा
सिस्टम रहा और जैसा उन्होंने चाहा उसको उसी मुताबिक उसको रन किया। अब गोविंद राजपूत चाहते हैं, मुकेश जैन आ गए हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनके, और गोविंद राजपूत परिवहन मंत्री, दोनों ही सिंधिया खेमे से ताल्लुक रखते हैं। अब गोविंद राजपूत चाहते हैं कि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह पूरे सिस्टम को ऑपरेट करते थे वो सिस्टम मैं ऑपरेट करूं। लेकिन अपर परिवहन आयुक्त के रूप में वहां पर मुख्यमंत्री के बहुत ही विश्वस्त अरविंद सक्सेना पोस्ट हो गए, और अरविंद सक्सेना का दबाव इस बात के लिए है कि जो कांग्रेस के सरकार के दौर में या कांग्रेस सरकार जाने के बाद के 3-4 महीनों के दौर में जो सिस्टम परिवहन विभाग में चला है वही सिस्टम जारी रहे। तो कुल मिला के मुद्दा पैसे के बंटवारे का है, क्योंकि परिवहन विभाग जो है वो मध्य प्रदेश भाजपा, मध्य प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकार रहती है, जिस भी पार्टी का संगठन रहता है, उसको उसके लिए एक बड़ा फंड मैनेजर माना जाता है परिवहन विभाग। तो इसलिए सारी लड़ाई जो है वो बंटवारा किस तरह से हो और किसको ज्यादा हासिल हो, उसकी सारी लड़ाई है। राधेश्याम जुलानिया की कार्यशैली को लेकर आपने लिखा है, क्योंकि कार्यशैली की तारीफ काफी हो रही है। राधेश्याम जुलानिया मध्य प्रदेश में पहले अनेक पदों पर रहे, फिर दिल्ली गए, दिल्ली में भी उन्होंने अच्छा काम किया। किन्हीं कारणों से वो दिल्ली से वापस मध्य प्रदेश आ गए अपने गृह राज्य में। अब चूंकि वो मुख्य सचिव से सीनियर हैं, इसलिए उन्हें वल्लभ भवन में तो पोस्ट किया नहीं जा सकता। वल्लभ भवन से बाहर जो चुनिंदा पद है उनमें एक माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष का पद रहता है। वैसे तो ग्वालियर में राजस्व मंडल का अध्यक्ष का पद है, भोपाल में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, भोपाल में एनवीडीए, ऐसे कई पद रहते हैं। लेकिन राधेश्याम जुलानिया को सरकार ने माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बना, और मेरा ऐसा मानना है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के बजाय राधेश्याम जुलानिया किसी अच्छी पदस्थापना के बिल्कुल हकदार थे। उनको जो उनकी कार्यशैली है, जो वो नतीजे देते हैं, जो सरकार की मतलब जिसको कहे ना कॉलर ऊंची हो जाए, जिस विभाग में रहते हैं बहुत बढ़िया काम कर। अब माध्यमिक शिक्षा मंडल में जब राधेश्याम जुलानिया को भेजा गया तो तमाम अटकलें लगाई गई कि अब तो उनका रिटायरमेंट जो है इसी लूप लाइन में कटना है, और सरकार ने उनकी योग्यता की करते, तमाम तरह की बातें चली। लेकिन राधेश्याम जुलानिया इन सब से प्रभावित हुए बिना माध्यमिक शिक्षा मंडल को देश का नंबर 1 माध्यमिक शिक्षा मंडल बनाने में लग गए। पिछले दिनों मेरी उनसे चर्चा हुई थी, तब उन्होंने बताया कि जो 9, 10, 11, 12 रहता है, क्लासेस रहती है, जो बच्चे की ग्रूमिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय रहता है, सबसे महत्वपूर्ण कक्षाएं रहती है, इन कक्षाओं के बच्चे व्यवस्थित रूप से पढ़ें, इनकी पढ़ाई का अलग अलग पैरामीटर्स पे आकलन होता रहे, मतलब खाली कहने की पढ़ाई ना हो। ये बच्चे मध्य प्रदेश का जो भविष्य है, ये बहुत अच्छे से पढ़े, इनकी पढ़ाई पे मॉनिटरिंग हो, इनके जो टेस्ट की रिपोर्ट्स आती है उनका आकलन हो, उसके लिए एक सिस्टम वो डेवलप करा रहे हैं। इसी तरह जो टीचर्स हैं, क्योंकि अब दौर उनका कहना है कि आने वाला दौर ऑनलाइन एजुकेशन का ही दौर है, तो जो टीचर्स हैं वो समय पे क्लासेस लें, वो बच्चों के साथ जो है इनजस्टिस न करें, वो टीचर्स कैपेबल है या नहीं कहे हैं, इस सब का आकलन कराने के लिए वो बड़ी जबरदस्त तैयारी राधेश्याम जुलानिया कर रहे हैं। उनकी तैयारी तो भोपाल में एक बड़ा हॉस्टल बना के और मध्य प्रदेश के 1000 बच्चों को वहां रखने का भी है, ताकि उन्हें अच्छे से तैयार किया जा सके। तो एक मतलब मेरा कहने का आशय है कि यह मानकर राधेश्याम जुलानिया को माध्यमिक शिक्षा मंडल में भेजा गया था कि वो अब रिटायरमेंट तक उन्हें केवल समय काटना, लेकिन कहा जाता है ना कि जहां चाह है वहां राह भी निकल जाती है। तो राधेश्याम जुलानिया ने साबित कर दिया कि पद कोई महत्व नहीं रखता, व्यक्ति महत्व रखता, और यदि व्यक्ति किसी पद पे काम करना चाहे तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी संभावनाएं। सही कहा आपने। विकास नरवाल के ट्रांसफर को लेकर भी आपने लिखा है, एक बार पहले हो गया था, उन्हें जनसंपर्क में भेज दिया गया था, फिर कुछ अंदरूनी कहानियां चलती रही, वो क्या थी? देखिए, विकास नरवाल को 5-6 महीने पहले पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सीएमडी पद से हटाकर और उनको भेजा गया था जनसंपर्क संचालक के रूप में भोपाल, उनके ट्रांसफर के आर्डर हुए। लेकिन उस समय उनके आर्डर कुछ ही दिनों बाद स्थगित हो गए, और उसके पीछे की कहानी ये थी कि नरवाल के जो ससुर हैं जीएस पोरस, जो राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी थे और बाद में आईपीएस अधिकारी हो गए थे, उनके और मध्य प्रदेश के तब के एक बहुत पावरफुल मिनिस्टर गोविंद सिंह के बड़े पारिवारिक संबंध है। और विकास नरवाल की जो पत्नी है वो भी राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी है, इंदौर में पदस्थ है, शिखा पोरस। उनसे भी गोविंद सिंह एक पुत्रीवत स्नेह हमेशा करते रहे, जो उनके पिता से उनके संबंध रहे उन्हीं के कारण। तो जब उस समय हटाया गया तो प्रियव्रत सिंह ऊर्जा मंत्री थे, और चूंकि गोविंद सिंह खुद पावरफुल मंत्री थे, तो दोनों गोविंद सिंह के कहने पर प्रियव्रत सिंह ने इस तबादले को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था कि आखिर मेरी जानकारी के बिना मेरे विभाग के एमडी को आप कैसे बदल रहे हैं।
और आखिरकार जो है वो ट्रांसफर निरस्त हो गया था और उनके स्थान पे जो कुमार पुरुषोत्तम पदस्थ किए गए थे वो उन्हें यथावत AKVN में ही रखा गया था। अभी प्रद्युम्न सिंह तोमर जब ऊर्जा मंत्री बने और उन्होंने बिजली कंपनियों के कामकाज की समीक्षा शुरू की तो विकास नरवाल के कामकाज से वो काफी नाराज हुए और उसी का नतीजा है कि उन्होंने कहा कि इन्हें मेरे विभाग से आप हटा दीजिए। और इस बार जो समय का फेर है ये कि पिछली बार दो दो कैबिनेट मंत्री बचाने के लिए खड़े थे और इस बार एक कैबिनेट मंत्री दमदारी से इस बात के लिए लग गए कि इन्हें मेरे विभाग से हटा दीजिए। अब देखिए आप कि पिछली बार तो जनसंपर्क संचालक के पद पे तबादला हुआ था, एक अच्छा पद माना जाता है। इस बार विकास नरवाल को जो है उप सचिव के पद पे मंत्रालय जाना पड़ रहा है। तो मतलब एक ये बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र में इस तबादले की बड़ी चर्चा है। कि चलते चलते आपने लिखा है कि कैलाश जी ने एक फाइल बजरिए कमल पटेल मुख्यमंत्री के पास भेजी थी और उन्होंने मना कर दिया उस काम को करने को। देखिए कमल पटेल के विभाग से संबंधित ही एक काम था और इंदौर का ही एक ग्रुप जो है चाहता था कि उसमें उसके पक्ष में निर्णय हो जाए। चूंकि इंदौर का ग्रुप था तो स्वाभाविक है कि इंदौर वालों की अप्रोच सबसे आसान कैलाश विजयवर्गीय के पास होती है और कैलाश विजयवर्गीय के बारे में ये माना जाता है कि अपने से जुड़े लोगों की मदद में वो कभी भी परहेज नहीं करते, कभी भी पीछे नहीं रहते। तो स्वाभाविक है कि जब कैलाश विजयवर्गीय के पास इंदौर के लोगों ने संपर्क किया तो उन्होंने कमल पटेल से कहा कि भाई इस मामले में मदद कीजिए। तो कैलाश का राजनीतिक कद इतना बड़ा है कि कोई भी मंत्री उनकी बात को टाल नहीं पाता है और कमल पटेल और कैलाश विजयवर्गीय के बीच में तो गठजोड़ इन दोनों बहुत अच्छा है। तो कमल पटेल ने उस फाइल को जब आगे बढ़ाया तो मुख्यमंत्री ने कमल पटेल को बुलाकर और कहा कि नहीं इस जो जिस तरह की अनुशंसा आपने की है वो निर्णय नहीं हो पाएगा इस मामले में, इस मुद्दे को जो है आप ड्रॉप कर दीजिए। और तो उसके बाद जो है वो विषय जो था वो समाप्त कर दिया गया। इंदौर के जो समूह चाहता था कि कृषि विभाग में खासकर मंडी बोर्ड में उसके पक्ष में निर्णय हो जाए वो नहीं हो पाया। मालवा निमाड़ में पदस्थ रहे एक अफसर के लिए अफीम का सीजन काफी फायदेमंद रहा है, क्या है मामला? देखिए मालवा की एक रेंज का मामला और आपको मालूम है कि हमारे जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट है रतलाम, मंदसौर और नीमच, यहाँ पे जो अफीम का सीजन रहता है वो पुलिस के अफसरों के लिए समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। तो इन जिलों में जो मेरे सूत्र उन्होंने जानकारी दी है कि एक DIG स्तर के अधिकारी जो एक रेंज में पदस्थ थे उन्होंने मतलब इस अफीम के सीजन ने उनके वारे नारे कर दिए और मैंने संकेत भी दिया है कि किस तरह के वारे नारे हुए हैं। उसकी अगर अधिक जानकारी चाहिए हो तो जो रतलाम, मंदसौर और नीमच में भी पदस्थ पुलिस अधिकारी हैं वो इस बारे में बहुत विस्तार से बता सकते हैं। अब बात मीडिया की करते हैं लेकिन उसके पहले भोपाल में प्रॉपर्टी ब्रोकर बहुत चर्चा में है। जी देखिए पिछले दिनों इसको मैं जो मेरा कॉलम का पहला पीस है उसी से लिंक कर रहा हूँ कि पिछले दिनों भोपाल में जो आयकर की बड़ी कार्रवाई हुई है राघवेंद्र तोमर और पीयूष गुप्ता के यहाँ और जिसके छींटे शैलेंद्र श्रीवास्तव पे भी उठते दिख रहे हैं क्योंकि जो ईडी ने पत्र CDBT को भेजा उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि हमें शैलेंद्र श्रीवास्तव के खिलाफ ये शिकायत मिली है और आप इसकी जांच करके बताइए हमें। तो मतलब कहीं ना कहीं नामजद शिकायत तो हुई है। तो इसमें कहा ही जा रहा है कि मैंने अपने सूत्रों से जानकारी निकाली, पड़ताल की, तो कहा यह जा रहा है कि भोपाल में इस समूह से मतलब राघवेंद्र तोमर और पीयूष गुप्ता इनसे ये लोग जो भी प्रॉपर्टी का लेन देन करते तो उसकी रजिस्ट्री लंबे समय से कोई एक ही वकील करा रहा। और आपको भी मालूम है कि प्रॉपर्टी के कारोबार में जो भी लोग डील करते हैं वो किसी एक एडवोकेट को अपने साथ जोड़ के रखते हैं ताकि वो गाइडेंस देते रहे। उसकी ब्रोकरशिप को लेकर प्रॉपर्टी ब्रोकर्स और उस एडवोकेट के बीच में तगड़ा विवाद हुआ और उस विवाद चूंकि मैंने आपको कहा कि कुछ लोगों की नजर तो लगातार जो संपत्तियों का लेन देन हो रहा था इस पे थी। तो इस विवाद के बाद वो जो वकील है वो जो लोग पीयूष गुप्ता और राघवेंद्र तोमर से नाराज थे उनके लिए बड़ा मददगार साबित हो गया और पूरी जो फहरिस्त थी पिछले 5-10 साल में जो संपत्तियां खरीदी गई है उसके सामने आ गई। मतलब कैसी कैसी बातें सामने आ रही कि एक व्यक्ति जिसका 100 स्क्वायर फीट का फ्लैट है वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। एक मंदिर का पुजारी जो है वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो गया, उसको मालूम ही नहीं कि कैसे हो गया। तो मतलब ये किसी ने पूरे नजर रख रखी थी और ये कुछ प्रॉपर्टी ब्रोकर्स और एक वकील के बीच में जो झगड़ा हुआ वो मतलब अब इसका हो गया कि बात निकली है तो दूर तो लग जाएगी। मतलब एक बड़ी चौंकाने वाली बात ये मानी जा रही है। मीडिया में सदगुरु शरण अवस्थी नई दुनिया के स्टेट हेड हो गए, आशीष व्यास की क्या भूमिका है, विपिन निमा प्रदीप जोशी नए अखबार के साथ जुड़ने जा रहे हैं, एक नए पोर्टल के साथ जुड़ने जा रहे हैं, तमाम सारी खबरें आपने लिखी, उनके बारे में जरूर। देखिए सदगुरु शरण अवस्थी नई दुनिया के स्टेट हेड हो गए, उनका मुख्यालय इंदौर में रहेगा, ये मैंने अपने पिछले कॉलम में जिक्र किया था। लेकिन हमें इंतजार था आशीष व्यास की नई पारी का। कहा जा रहा था कि आशीष व्यास को मैनेजमेंट ने नोएडा में कोई महत्वपूर्ण दायित्व
ऑफर किया और वो शायद उसको स्वीकार लेंगे। आशीष व्यास बहुत मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और भास्कर और हिंदुस्तान जैसे बड़े समूह के साथ काम करने के बाद वो नई दुनिया से जुड़े थे। लेकिन आशीष व्यास की अपनी कुछ पारिवारिक दिक्कतें हैं। पिछले साल ही उनके पिताश्री का निधन हुआ था, और बच्चे भी उनके जो है अभी इस स्थिति में नहीं है कि इंदौर से उनको शिफ्ट कर सके। तो इन पारिवारिक स्थिति, थोड़ा सदगुरु शरण अवस्थी के आने के बाद थोड़ा असहज तो महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो स्टेट एडिटर बन के आ गए थे सदगुरु शरण अवस्थी। ऐसी स्थिति में आशीष व्यास की क्या भूमिका होती है सब के बीच में सब जानना चाह रहे थे। लेकिन पारिवारिक कारणों से आशीष व्यास ने जो है नई दुनिया समूह को, मैं तो नई दुनिया जागरण समूह को अलविदा कहने का निर्णय ले लिया। एक जिक्र मैंने किया है कि पिछली बार बताया था कि सुधीर अग्रवाल अपनी संपादकीय टीम से रूबरू होने जा रहे थे, तो उसके पीछे बात जो सामने आई है छन के, वो ये बताई जा रही है कि अभी तक सुधीर जी का जो संपादकीय टीम से संवाद होता था वो 100-200 लोगों से ही होता था। और भास्कर का चूंकि नेटवर्क बहुत फैल चुका है, भास्कर की संपादकीय टीम में करीब 2800-3000 साथी हैं, तो सुधीर अग्रवाल को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी चीजें मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, जो मैं कम्युनिकेट करता हूँ वो मेरी संपादकीय टीम तक नहीं पहुंच पा रही। तो पिछले मंगलवार को उन्होंने अपनी संपादकीय टीम के साथ करीब 2800 साथियों के साथ उन्होंने सीधा संवाद किया एक वेबिनार के माध्यम से। और अब उन्होंने ये कहा है कि मैं आप लोगों से समय समय पे इसी प्रक्रिया में संवाद करता रहूंगा। तो कहीं ना कहीं जो संवादहीनता की स्थिति एक बन रही थी उससे सुधीर अग्रवाल ने तोड़ने की कोशिश की है। प्रदीप जोशी और विपिन निमा इंदौर के दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और दोनों जो हैं वो एक नया समूह आ रहा है जो मृदुभाषी अखबार भी ला रहा है और न्यूज पोर्टल ला रहा है। तो दोनों अब उससे जुड़ गए हैं, दोनों की सेवाएं अब उस समूह को मिलेगी। एक और जानकारी है कि भास्कर डिजिटल के बहुत वरिष्ठ साथी पंकज भारती, जो कि बिजनेस के भी बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, वो अब उन्हें प्रबंधन ने अब भोपाल में अपनी सेवाएं देने के लिए कहा है, तो वो जल्दी ही जो है वो भोपाल में अपनी सेवाएं देंगे। एक खबर ये भी थी कि अहिल्यावाणी अखबार अब पोर्टल के रूप में भी जो है वो लॉन्च हो गया, कल से ही उसकी लॉन्चिंग पोर्टल के रूप में अनमोल तिवारी ने की है। स्टेट हेड सदगुरु शरण अवस्थी ने भी कुछ प्लानिंग में चेंज किया है अखबार को लेकर। जी, नई दुनिया अखबार लेट हो रहा है, ऐसी बात जब सदगुरु शरण अवस्थी के ध्यान में लाई गई तो उन्होंने प्लानिंग टीम के लोगों से कहा कि भाई सुबह से लेकर शाम तक आप लोग प्लानिंग में रहते तो और ये माना गया था कि ये जो लेट हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं वे साथी जिम्मेदार है जो नई दुनिया की प्लानिंग टीम के लिए काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्लानिंग टीम जब सुबह 10 बजे से अपना काम शुरू कर लेती है तो फिर लेट नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जल्दी जाइए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि डेस्क की ओर से ये उन्हें इनपुट मिला था कि प्लानिंग के साथी जो है वो अंतिम समय तक हस्तक्षेप, इसी कारण जो है वो विलंब हो रहा है अखबार में। तो उन्होंने प्लानिंग टीम्स को अब कहा है कि आप लोग जो है समय समय पे अपना जो काम है वो जल्दी निपटा के जाए ताकि डेस्क को व्यवस्थित काम करने का मौका मिल सके। अरविंद जी, तमाम सारी बातें आपने कॉलम में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की हो, पॉलिटिक्स की हो, मीडिया की हो, सब चीजों का समावेश इसमें किया है। इस कॉलम से अलग हटके मैं आज के घटनाक्रम पे बात करना चाहता हूँ। नई दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, और 2 दिन से लगातार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही है। कमलनाथ ने एक ट्वीट के माध्यम से सोनिया जी से आग्रह किया है कि वे पद पर बनी रहें। उधर आज राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं पुराने पत्र को लेकर, कहीं भाजपा से जुड़े हुए तो नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि कहीं अगर मेरा ऐसा इस तरह का इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाएगा कि मैं भाजपा के बहकावे में सब कर रहा हूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो इसको लेकर तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो स्पष्ट कहा है कि सोनिया गांधी के हाथ में ही पार्टी की कमान रहना चाहिए। कमलनाथ ने तो बहुत स्पष्ट किया कि मेरा संजय गांधी, इंदिरा गांधी, पूरा उन्होंने एक बताया गांधी परिवार के साथ, जो गांधी परिवार के बहुत विश्वसनीय भी माने जाते हैं कमलनाथ। लेकिन पार्टी के जो है 20-22 नेताओं ने जो पत्र लिखा है उसकी बड़ी चर्चा है। और आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जिस तरह से कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद और राहुल गांधी के बीच में विवाद हुआ, तूतू में हुई, और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, बड़ा चिंता का विषय है। राजनीतिक विश्लेषक बार बार इस बात को इंगित कर रहे हैं कि कांग्रेस जिस हालत में आ गई है उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कुछ दिनों के लिए किसी हिंदी भाषी नेता को कांग्रेस अध्यक्ष का दायित्व सौंप के सोनिया गांधी को तो राजनीति से मुक्त हो जाना चाहिए और राहुल गांधी को देश भर के दौरे करना चाहिए। वहीं कांग्रेस का एक वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग, बार बार इस बात पे जोर दे रहा है, जिसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के भी कई नेता शामिल हैं, कि राहुल गांधी को पार्टी के अध्यक्ष का पद संभालना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी एडामेंट है कि मैं किसी भी हालत में पार्टी का अध्यक्ष पद नहीं संभालूंगा।
मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं के मन में जो गुबार बहुत दिनों से था वो फूट पड़ा है। बार बार बात होती है कांग्रेस रसातल में जा रही है। आप और हम भी जो देख रहे हैं स्थितियां कि कांग्रेस में निर्णय समय पे नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस में जो निर्णय हो रहे हैं वो इस तरह के निर्णय हो रहे हैं कि जो जिसे कहा जाता है कि जिससे पार्टी को ही नुकसान हो रहा है, निर्णय समय पे नहीं हो रहे हैं। ये सारी जो चीजें थी तो पार्टी के जो एक लीडरशिप है, अब जैसे हम देखें कि आनंद शर्मा हो, विवेक तनखा हो या जिन लोग पृथ्वीराज चौहान हो, ये सब पार्टी के वो लीडर माने जाते हैं जिन्हें आने वाले 10-15 साल कांग्रेस की सक्रिय राजनीति करना है। अब देखिए आप कांग्रेस में स्थितियां कैसी है कि अगर एक चर्चा चल पड़ी कि अगर सोनिया गांधी अध्यक्ष पद छोड़ती हैं और राहुल गांधी अध्यक्ष पद को स्वीकार नहीं करते हैं तो ए.के. एंटोनी, मनमोहन सिंह या मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे किसी नेता को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बना दिया जाना है। अब आप बताइए कि कांग्रेस, ये सारे नेता जो हैं, ये जिस उम्र के जिस मुकाम पे पहुंच गए हैं, ये कितना बड़ा जनरेशन गैप है कि पार्टी एक तरफ नई पीढ़ी को आगे लाने के लिए राहुल गांधी इतना संघर्ष कर रहे हैं, नए लीडर्स को ग्रूम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पार्टी की सत्ता जो है मुकुल वासनिक या किसी कम उम्र के नेता को की बजाय मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे और ऐसे ए.के. एंटोनी जैसे नेता जो सब 70 पार हो चुके हैं, उनको सौंपने की बात चले तो बड़ा वो है मतलब। और ये देखिए बिल्कुल मेरा कहना है कि अब तो वक्त आ गया है कि गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं को भी जो है ना मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स छोड़ देना चाहिए। गुलाम नबी आजाद जिस मुकाम पे अब पहुंच चुके हैं, पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया लेकिन उन्होंने पार्टी को कुछ नहीं दिया। एक मुस्लिम लीडर होने का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। अहमद पटेल राजीव गांधी के दोस्त थे, उसके बदौल राजीव गांधी के प्रिय पात्र थे और उसी कारण वो राजनीति में लाए गए। उन्हें उस जमाने में संसदीय सचिव बनाया गया, तब से लेकर आज तक वो कर रहे। पार्टी में नई लीडरशिप ग्रूम ही नहीं हो पा रही है कांग्रेस। और राहुल गांधी ने जब पार्टी की नई लीडरशिप को ग्रूम करने की कोशिश की तो इन्हीं मठाधीशों ने जो है क्या हश्र किया, ये आपके और हमारे सामने है। सही बात है। बहरहाल हमने तात्कालिक प्रतिक्रिया अरविंद तिवारी जी की कांग्रेस आला कमान में नेता को लेकर, अध्यक्ष को लेकर जो संघर्ष चल रहा है और जो आपसी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उस पर भी बात की। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए कितनी पीड़ा है गांधी परिवार की कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रियंका गांधी ने CWC की मीटिंग में कहा कि कांग्रेस के हत्यारे यहीं बैठे हैं। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सब षड्यंत्र है और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, वो सारी बातें करें जो चिट्ठी पुरानी होने और सारी बातें जो राहुल गांधी ने उठाई है ना। तो मतलब आप देखिए कि कांग्रेस, ये माना जाता है कि हिंदुस्तान में गांधी परिवार के कारण ही आज कांग्रेस का कुछ अस्तित्व बचा हुआ। लेकिन कांग्रेस के नेता जो है वो मतलब जिनका खुद का तो वजूद नहीं है लेकिन वो पार्टी में जो थोड़ा बहुत वजूद गांधी परिवार के कारण बचा हुआ है उसको खत्म करने के लिए भी किस किस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। और इससे गांधी परिवार अच्छे से वाकिफ है, गांधी परिवार इनसे वाकिफ नहीं। और जो गांधी परिवार के लॉयलिस्ट हैं वो बिल्कुल साफ बोल रहे हैं। वो बिल्कुल इन दिनों सोशल मीडिया पे आप देखिए कि पंकज शर्मा जैसे नेता हों या अन्य जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो बिल्कुल खुला खुला बोल रहे हैं। और वो काफी पहले से अंदेशा जता चुके हैं कि ये जो कोटरी बन चुकी है पार्टी में, वो कभी भी जो नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के हाथ में सत्ता के सारे सूत्र हैं। यहाँ अरविंद जी चलते चलते मुझे एक बात बताइए, सोनिया जी इस्तीफा देने की बात करती है, इस्तीफे की पेशकश करती है, राहुल गांधी आपने कहा एडमेंट है, वे अध्यक्ष पद का भार नहीं संभालना चाहते हैं। क्या ये प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की रणनीति का हिस्सा है? देखिए जो स्थितियां हैं, प्रियंका गांधी सक्रिय तो होते हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोकसभा में हार के बाद भी वो निराश नहीं हुई है और सारे सूत्र अपने हाथ में लेकर चल रही है, तो एक करिश्माई व्यक्तित्व तो पार्टी का एक बड़ा वर्ग उनको मानता है। ऐसा माना जाता है कि इंदिरा गांधी की छाया है प्रियंका गांधी में, इंदिरा गांधी की छाया है प्रियंका गांधी में और पार्टी का एक वर्ग चाहता है कि उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो जब सोनिया जी इस्तीफा देना चाहती है, राहुल गांधी पद पे नहीं आना चाहते, तो पार्टी का एक वर्ग ये बात भी उठा सकता है इस पूरे विवाद के निपटारे के लिए कि पार्टी की कमान क्यों न प्रियंका गांधी को सौंप दी जाए। बहरहाल अभी किसी को पता नहीं है क्या होने वाला है। कांग्रेस के मठाधीश तमाम सारे जो नेता, बड़े नेता जिनका काकस कांग्रेस के नेताओं के आसपास है, वे जैसा चाहेंगे वैसा फैसला अभी तक करवाते आए हैं। आगे क्या होगा किसी को पता नहीं, लेकिन तमाम सारी राजनीतिक खबरों के साथ देश के कांग्रेस पार्टी के बड़े घटनाक्रम पर हमने अरविंद तिवारी जी के साथ बात की। अरविंद जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी, अरविंद तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।